नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अक्टूबर प्रातः 4:47 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर प्रातः तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य एक वर्ष में केवल 1 माह के लिए नीच की स्थिति में आते हैं और वो तब जब सूर्य का गोचर तुला राशि में होता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच की राशि है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य न केवल नीच के हो रहे हैं वरन राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और 2 प्रबल शत्रुओं की दृष्टि पड़ने से सूर्य अत्यधिक पीड़ित होंगे। और जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि प्राणी मात्र को पीड़ा होगी। और साथ ही साथ सूर्य और केतु की युति भी बन रही है। हालांकि 18 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में गोचर के साथ ही सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष देता है और बाद में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का प्रभाव तो आपको 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पश्चात ही देखने को मिलेगा। तो क्या होगा सूर्य के नीच राशि में गोचर करने का धनु राशि के जातकों पर प्रभाव, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में। और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें तो अकेले देवगुरु ही कुंडली के सभी दोषों का नाश करने वाले होते हैं। अब सूर्य की बात करें तो 17 अक्टूबर को सूर्य 11वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे और 26 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे। केतु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र का ये भी कहना है कि कुंडली के 9, 10 और 11 भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतना ही कुंडली श्रेष्ठ फल देने वाली बन जाती है।
तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय धनु राशि के जातकों के लिए लाभ की अनेक स्थितियां लेकर के आने वाला है, क्योंकि चार चार ग्रह लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु भी लाभ के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हैं ग्रह स्थितियां। मंगल 16 अक्टूबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे और इसके पहले मंगल का गोचर छठे भाव में था। राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या समस्याएं आई थीं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और क्यों हुई थी। देखिए, पिछले माह मंगल का गोचर छठे भाव में था। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अभी भी मंगल छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। मंगल अगर शुभ स्थिति में हो तो मंगल रोगों से मुक्ति दिला देते हैं, मंगल कर्ज से मुक्ति दिला देते हैं और मंगल विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से ऐसा जातक अतुल्य साहस का धनी होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल और शुक्र शत्रु भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो शुक्र की राशि में गोचर करने से मंगल के शुभ प्रभाव में तो कमी आई और अशुभ प्रभाव बढ़ गए। तो मंगल ने यहाँ पर क्या किया? तमाम तरह की बीमारियां आपको दे दी। मंगल अगर अशुभ है तो मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं, अत्यधिक क्रोध आता है, साथ ही साथ चोट चपेट की संभावना बनती है, बार बार बुखार आता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गुर्दे में पथरी की समस्या, बच्चे को जन्म देने में तकलीफ, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसी, ये सब समस्याएं आती हैं और आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में अत्यधिक उग्रता रही होगी, बिना वजह के लड़ाई झगड़े हुए होंगे, क्योंकि मंगल अशुभ हैं तो फिर आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी तो विदेश से संबंधित आपके कार्य बाधित हुए होंगे, क्योंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी भी हैं। आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है और खर्चे भी किन चीज़ों पर? बिला वजह के फजूल खर्चे, अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगना, लड़ाई झगड़े होने की वजह से हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर आपके पीछे पड़ गया हो। विदेश से व्यापार करते हैं तो वहाँ पर हानि हुई होगी। विदेश से पैसा आना था तो वो पैसा नहीं आ पाया होगा। और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ी तो आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया होगा। भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला होगा आपको। पिता से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। और इस गोचर काल में शनि भी वक्री थे और शनि वक्री होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन के संचय में भी समस्या आई होगी। धन आया तो होगा, पैसा आपको मिला होगा, लेकिन खर्च सीमा से ज़्यादा हो गया होगा। जब पैसा आया, खर्च ज़्यादा हुआ तो बचत का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। शनि अत्यंत रूखा ड्राई प्लेनेट है और शनि के प्रभाव से आपके पारिवारिक संबंधों में भी एक अजीब तरह का रूखापन देखने को मिला होगा। और वक्री शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो
आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। शरीर में एक अजीब तरह की थकान, आलस्य और काम में मन न लगना, ये समस्याएं आपके साथ रही होंगी। और शनि की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ी तो अष्टम भाव होता है कमर के नीचे के रोगों का। तो आप कमर दर्द, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण कार्यों की गति मंद हुई होगी। अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए थे, वहाँ भी आपके सामने समस्या आई होगी। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी। माता के साथ संबंध भी खराब हुए होंगे। हालांकि देवगुरु ने बहुत कुछ संभालने की कोशिश की होगी, फिर भी समस्याएं तो आई होंगी। और ये सब अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों के जीवन में मंगल की या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, उनके साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। और साथ ही साथ अगर आपने, जैसा मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि इस गोचर काल में पिछले 1 माह में अगर आप बजरंग बली की शरण में चले गए होंगे, आपने हनुमान जी की उपासना की होगी, उनके उपाय किए होंगे, तो आपको इन समस्याओं से राहत भी मिली होगी। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य लाभ के भाव में गोचर करेंगे। भले ही सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा तुला राशि में और सूर्य का नीच भंग होगा। सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। और यहाँ पर बुध भी 26 अक्टूबर को आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, साथ ही साथ सूर्य का नीच भंग राजयोग। कुंडली के लाभ के भाव में 3 राजयोग बनेंगे। और इसके अलावा सूर्य और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो इस तरह से आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे सूर्य। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आप करेंगे और मैं पहले ही आपको उसका उत्तर बता दूं कि इतने राजयोग बनने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिलता। तो इसकी वजह है, आपके जीवन में इस समय सूर्य, शुक्र, बुध जिसकी भी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, वही ग्रह एक्टिवेट होगा और उस ग्रह के आपको पूरे फल प्राप्त होंगे। मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, सरकारी नौकरी का लाभ मिल जाएगा आपको। बुध के प्रभाव से विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन में आपको लाभ मिल सकता है, शासन प्रशासन में आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, अगर सूर्य और बुध की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो। अब सूर्य और शुक्र की अगर महादशा या अंतर्दशा हो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने चल रहा हूं आपको, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। सूर्य और शुक्र की युति आपकी कुंडली में 18 अक्टूबर से बन रही है और इसके पहले 24 सितंबर से भी ये युति बन रही थी। 24 सितंबर में के बाद सूर्य कहाँ थे? कन्या राशि में। बुध कहाँ थे? कन्या राशि में। और शुक्र भी कन्या राशि में थे। तो सूर्य और शुक्र की युति 24 सितंबर से ही बन रही है। सूर्य क्या होते हैं? सूर्य पिता के कारक हैं। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। इस युति के बनने से आपके पिता को धन की प्राप्ति हुई होगी। आपके पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ होगा कहीं ना कहीं से, या तो अचानक से धन का लाभ हुआ होगा, या डेली रूटीन में जितना पैसा मिलता था उसमें वृद्धि हुई होगी, उससे कहीं ज़्यादा धन आपके पिता को प्राप्त हुआ होगा।
और अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 35, 40, 45, 50 साल है, आप भी तो पिता होंगे, आपके भी संतान होगी, और आपके संतान की कुंडली में भी सूर्य और शुक्र की युति बनी होगी। और सूर्य शुक्र की ये युति 24 सितंबर से लेकर के 13 नवंबर तक बनेगी। तो आप देखिएगा, आपको भी अचानक से धन का लाभ होगा। कहीं ना कहीं से जितनी आपकी इनकम है उसमें वृद्धि होगी। अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा अगर हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र की जो युति है ये बहुत ही धन प्रदायक युति मानी गई है। और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है, और लक्ष्मी नारायण योग के बनने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का वास आपके घर में होता है। अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो फिर कहना ही क्या है, धन की बरसात होती रहेगी। सूर्य 11वें भाव में हर तरह का लाभ आपको देंगे। सूर्य शासन प्रशासन मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी आपको पावर और अथॉरिटी प्रदान करेंगे। शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी दिला देंगे। आपको ऐसा पद मिलेगा जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या अन्य कोई जॉब। 11वें भाव में सूर्य आपको खेल जगत का सितारा भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध हैं। आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं, और इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मबल के कारक होते हैं। आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे और धन का लाभ अर्जित करेंगे। और चूंकि केतु भी यहाँ पर हैं तो अचानक से धन का लाभ होगा। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, आपका सोशल स्टेटस बढ़ा देंगे, सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ा देंगे। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों का, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, और सूर्य आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ा देंगे। सूर्य बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुत्र का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही मेल प्लेनेट हैं। तो इस गोचर का आप पूरा से लाभ ले सकें, इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर का उपाय जरूर करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य को चमका देते हैं सूर्य, और भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या, ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा,
और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।